हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आपका भाई, आपका दोस्त मुकुंद सिंह हाजिर है। कल किसी तकनीकी खराबी के कारण वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, यूट्यूब पे मैंने एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम देश हित है। तो इस चैनल पे आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, जो देश से जुड़े उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा जो वर्तमान समय में मेरे सोच के अनुसार बहुत ही जरूरी है। तो जैसा मैं बता चुका था, अपना जो है अभी टॉपिक चल रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमारे भारत में जो शिक्षा की प्रणाली है उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं गुरुकुल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो प्रारंभिक समय में, प्राचीन समय में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी हमारे समाज में। हमारे समाज में हमारा देश जब गुलाम हुआ अंग्रेजों के अधीन, उससे पहले शिक्षा की क्या व्यवस्था थी उस पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी देखते हैं अभी शिक्षा की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले मैं अभी स्कूल को ले रहा हूं, उसके बाद कॉलेज पे आएंगे, कितने महाविद्यालय हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज, लगातार चलता रहेगा इस तरह से सिलसिला। तो अभी हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ द गवर्नमेंट प्री प्राइमरी स्कूल जो इंडिया में है वो कितना है, 11,96,265। यह है प्री प्राइमरी स्कूल की संख्या। प्री प्राइमरी मतलब 1 से लेके 3 तक के स्कूल को बोला जाता है प्री प्राइमरी। उसके बाद नंबर ऑफ द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इन इंडिया, वो भी 11,96,265 है, 1 से 5 तक का स्कूल। नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन इंडिया, दैट इज वो कितना है, 10,22,386। नंबर ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल इन इंडिया, वो कितना है, हाई स्कूल की संख्या 1,42,398। ये तो डाटा रहा स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का डाटा, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। अभी भारत में जो है 68% आबादी, मतलब 68%, 100 में से 68 लोग अभी भी गांवों में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उनका व्यवसाय या तो खेती होता है या खेती से जुड़े हुए कुछ कामों को करते हैं। मेन व्यवसाय उनका एग्रीकल्चर ही होता है, खेती होता है, खेती या उनसे जुड़े उन कामों को वो देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था, भारत में लगभग अभी भी 37% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लगभग 37% आबादी, 37%, 100 में 37 लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये तो पेपर का आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लेकिन ये 37 से बहुत ज्यादा है, 37 से ज्यादा है ये। तीसरा पॉइंट जो आज का है वो, भारत में शिक्षा मंत्रालय ने 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए। किसके लिए, शिक्षा मद में। भारत में शिक्षा मंत्रालय ने 1,12,899 करोड़ रुपया आवंटित किए। किसके फंड में, शिक्षा के फंड में। अगला पॉइंट है मेरा, वर्तमान समय में भारत में प्राइवेट स्कूल की संख्या कितनी है, 3,37,499। वर्तमान समय में भारत में 65% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये भी पेपर का आंकड़ा है, लेकिन ये अभी 65% ये की एग्जैक्ट और सही नहीं है। 50, अभी अगर रियली में देखा जाए तो 50% बच्चे भी गांव में स्कूल में नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो हमारे वर्तमान समय में भारत में जो शिक्षा की स्थिति है, स्कूलों में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, इस पे हम कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे। अभी जो शिक्षा की स्थिति है सरकारी स्कूलों में, क्या वो सही है? क्योंकि मैं गांव से संबंध रखता हूं, गांव में पैदा हुआ, वही स्कूली शिक्षा ग्रहण किया, तो हमें उस समय की शिक्षा और अभी की शिक्षा में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। आपको मालूम होना चाहिए 10 साल 15 साल पहले, 10 वर्ष और 15 वर्ष पहले स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती थी, और 10 साल के बाद रिसेंट समय में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे हम। और दूसरी बात यह है, जो उस समय में जो गांव में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो अच्छी थी, और आज के समय में अच्छी नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? अगर जो जिम्मेदार हैं, तो जैसा कि आपको डाटा से मालूम है, हमारे देश में सरकारी स्कूलों की संख्या कम नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, लेकिन क्या उन सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नियमित रूप से उच्च स्तर से हो रही है क्या? अगर जब पढ़ाई की व्यवस्था उत्तम है, तो फिर क्यों प्राइवेट स्कूल की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, जो अभी भी 68% आबादी हमारे देश की गांवों में निवास करती है। क्या गांवों में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर है? वर्तमान समय में गांवों में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर है या नहीं है? अगर बेहतर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? और इस जो बेहतर नहीं है और इस बेहतर नहीं होने के कारण इसके पीछे कौन से जिम्मेदार लोग हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे ही मेरा अपना जो अनुमान है, जिस समय हम गांव में रहते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता था। अच्छे क्वालिफाइड टीचर होते थे और टीचर नियमित रूप से क्लास अटेंड करते थे और अच्छे तरीके से वो टॉपिक को एक्सप्लेन करते थे और बच्चों को अच्छे तरीके से समझाते थे, जिनसे बच्चों का मानसिक विकास प्रॉपरली होता था। अच्छे तरीके से बच्चे अपने मानसिक विस्तार को ग्रहण करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या सरकारी स्कूल में उस तरह की पढ़ाई की जाती है? पढ़ाया जाता है? नहीं। इसके पीछे जो है खिचड़ी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा जो मानना है, जिस दिन से स्कूल में खान पान की व्यवस्था हुई है, उस दिन से शिक्षा का स्तर डे बाय डे डिग्रेड होता चला गया है। शिक्षा का स्तर को बहुत नीचे कर दिया गया है। शिक्षा पर ध्यान न देकर स्कूल में केवल खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। खाने के लिए बच्चे जाते हैं, न कि पढ़ाई के लिए, और न ही स्कूल में बेहतरीन टाइप के टीचर्स की नियुक्ति होती है। बहुत सारे स्कूल में जो है, जहां पे 10 टीचर की जरूरत है, वहां पे 2 टीचर क्लास चला रहे हैं। जहां पे 20 टीचर की जरूरत है, वहां पर 5 टीचर 7 टीचर से क्लास चलता है, और न ही कभी नियमित क्लास होते हैं, न ही शिक्षक और शिक्षिकाएं समय पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जो हमारे देश में प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है, जो यहाँ पर राजा का शासन है। यहाँ शासन किसके हाथ में है? शासन यहाँ, या पावर जो है, अगर पावर की चर्चा करें तो पावर किसके हाथ में? जनता के हाथ में। तो एक्चुअली यहाँ के आदमी को आपने देखा होगा, हमारे देश के खास करके गांव में जो लोग रहते हैं, उनका सबसे बड़ा मोटिव होता है किसी तरह से हमारे जेब में पैसा आना चाहिए, चाहे तरीका हो कुछ भी हो। आपने शिक्षा के लिए स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उनके बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, इनके लिए उन्हें कभी आंदोलन करते हुए आपने नहीं देखा होगा। स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए वो आंदोलन कतई नहीं करते हैं। उनको इंदिरा आवास नहीं मिले, उसके लिए आंदोलन होता है। डीजल न मिले, उसके लिए आंदोलन होता है। कृषि अनुदान न मिले, उनके लिए आंदोलन होता है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिससे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी का विकास होगा, शिक्षा, उनकी स्थिति कैसी भी बद से बदतर हो जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। इन पे वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होंगे। तो सबसे पहला इसके पीछे की शिक्षा का स्थिति जो गांवों में बद से बदतर हुआ है, उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक उस एरिया के, उस लोकेलिटी के, उस जो गैर जिम्मेदार नागरिक है, मैं उसी को मानता हूं। क्योंकि एक समय हुआ करता था, मैं भी तो बचपन में गांव के स्कूल में ही पढ़ा हूं। जब गांव में पढ़ते थे तो वहां के जो गण्यमान्य व्यक्ति होते थे, कभी भी किसी भी समय स्कूलों में दाखिल हो जाते थे, और वहां स्कूल में दाखिल होने के बाद वो किसी भी क्लास में इंटर कर जाते थे और वहां की शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। जिनसे क्या होता था, जो टीचर या प्रधानाचार्य, शिक्षक या प्रधानाचार्य जो भी हो उस स्कूल के, सबों में एक जिम्मेदारी की भावनाएं होती थी, वो जिम्मेदार होते थे। लेकिन आज इस तरह का कोई विधि व्यवस्था गांवों में देखने को नहीं मिलता है। गांव में भी लोग अगर किसी न किसी पद में
नागरिक अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। एक बात और जान को आपको हैरानी होगी दोस्तों, जो सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो आजकल जो एक्चुअली है इंसान अपने मौलिक कर्तव्य को नहीं जान पाती। ये है जो ग्रामीण परिवेश में खास करके हमारे नागरिकों को अपने जो वास्तविक अधिकार हैं, जिनसे कि उनका और उनके आने वाले जनरेशन का वास्तविक विकास होगा, उन पे उनकी नजर नहीं है। डीजल का दाम अगर बढ़ गया तो उसके लिए आंदोलन, गैस का दाम बढ़ गया तो उसके लिए आंदोलन, प्याज का दाम बढ़ गया उसके लिए आंदोलन। लेकिन स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, जो नहीं हो रही है, उसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं विदेश में पढ़ा पड़ा हूं, मैं भी गांवों में रहा हूं। शिक्षा के लिए शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है स्कूल में, इसके लिए अभी तक कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। आपको मालूम होगा आज के डेट में स्कूल में, गांवों में सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, प्री प्राइमरी स्कूल भी है, हर एक टाइप के स्कूल हैं। फिर भी गांवों में, हर एक गांव में आपको प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? जिस गांव में हर एक टाइप का स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, फिर भी उस गांव में प्राइवेट स्कूल है। इसका कारण क्या है? सीधी सी बात है कि गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो गांव के जो लोग हैं किसी तरीके से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से छुटकारा दिलाकर प्राइवेट स्कूल में नामांकन करवाते हैं। लेकिन इनके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकारी स्कूल के रहते ही वो नागरिक जो गांव में निवास करते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उसके विरुद्ध में वो आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन कर्ज लेके अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं। तो ये अच्छी मानसिकता नहीं कही जा सकती है। इसीलिए क्योंकि ये राजतंत्र, यहाँ पर अपने भारतवर्ष में राजतंत्र है नहीं, यहाँ प्रजातंत्र है, और शक्तियां किसके हाथ में है? जनता जनार्दन के हाथ में है। तो जनता को, हमारे ग्रामीण परिवेश में जितने भी नागरिक हैं, उनको इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। आंदोलन शिक्षा पे होनी चाहिए, उत्तम शिक्षा, उच्च शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा में होनी चाहिए। इसके लिए आंदोलन और आवाज उठाना चाहिए ग्रामीण परिवेश के लोगों को। दूसरी बात, मैं सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा संख्या में स्कूल खोल के, ऑलरेडी गांव से लेकर शहर तक में सरकारी स्कूल की इतनी संख्याएं हैं, आप उसमें इतने टीचर को अपॉइंट करते हैं, को नियुक्त करते हैं, फिर भी बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में ना पढ़ के प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? इनके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए। क्यों? सब कुछ खर्च करने के बाद भी वहां पे व्यवस्था जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। तो इसके लिए तो अधिकारीगण जिम्मेदार हैं ही। तो अधिकारीगण को हैंडल कौन करता है? सरकार करते हैं। तो सरकार, ये जिम्मेदार तो सरकार की भी हुई। सब कुछ खर्च करते हुए भी अगर काम को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सके, धरातल पर काम दिखे नहीं, तो जितने भी आप पैसे खर्च करते हो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो तो वेस्ट होता है, वो तो बर्बाद होता है। एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूं आपको। सपोज कीजिए, मानिए आपने खाना बहुत बेहतरीन बनाया, और खाना को क्या करते हैं, जब खाना बेहतर बनता है तो खाने की इच्छा तीव्र होती है। आप क्या करते हैं, अच्छा खाना बना के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। क्या वो खाना का सदुपयोग हुआ क्या? उसी टाइप से मैं ये बताना चाहता हूं, सरकार जो है स्कूल भी बनवा रही है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, बहुत अच्छे बिल्डिंग है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पंखा है, सब है, पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी भी है। लेकिन वहां पे अगर सुचारू ढंग से, तकनीकी तरीके से बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाए, तो इतने बड़े स्कूलों को, इतने नंबर ऑफ द सरकारी स्कूल का, इतने ज्यादा संख्या में जो सरकारी स्कूल है, इतने ज्यादा जो उसमें शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका क्या महत्व रह जाएगा? स्कूल खोलने से शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती है जब तक कि बुनियादी तरीके से बच्चों को शिक्षित न किया जाए। तो सबसे बड़ा चीज यहां पे फॉल्ट एक चीज नजर आता है, मॉनिटरिंग की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। मैनेज सही तरीके से नहीं किया जा सकता है, और सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है, इसीलिए ये गड़बड़ी हो रही है। तब गांव के बच्चे भी
सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। तो इन सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इनके लिए दोनों जिम्मेदार, एक तो सरकार, पहले तो नागरिक जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार का चुनाव कौन करते हैं? नागरिक। सबसे पहला नागरिक जिम्मेदार है, दूसरा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जब उनको देख रेख के लिए चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो या ब्लॉक में हो, जो भी अधिकारी को नियुक्त करते हैं वो जिम्मेदार नहीं है, वो स्कूल का औचक निरीक्षण नहीं करते हैं, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है ना। और जब शिक्षा का स्तर ही बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे भारत में एक अच्छा और सशक्त भारत और एक मजबूत भारत का सपना देख पाएंगे? क्योंकि जब शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी और खास करके गांवों में, क्योंकि जब 68% आबादी के बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो हम कैसे एक मजबूत भारत का निर्माण कर पाएंगे आने वाले समय में? तो हमें सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है उनको सुधारना होगा, और खास करके हमारे ग्रामीण इलाके के जो नागरिक हैं उनको अपने ओछी मानसिकताओं से ऊपर उठना होगा। आलू प्याज के नाम पे आंदोलन को छोड़कर शिक्षा के नाम पर उन्हें आंदोलन करना होगा। स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं है उनको बेहतर बनाने के लिए उन्हें काम करना होगा। और मैं आग्रह करना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों के उन तमाम अभिभावकों से, नागरिकों से जो इस दिशा में वो ठोस पहल उठाएं जिनसे कि उनका पैसा बचेगा और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे बिना कोई खर्च के। दोस्तों, तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, स्कूल में अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बच्चों को केवल, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चों को केवल थ्योरेटिकल शिक्षा दी जाती है। हमारा देश अभी भी तकनीकी रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसका क्या मेन लॉजिक क्या है, मेन कारण क्या है? बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं दी जाती है। मान लीजिए हम अगर बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, या सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, मैं जनरलाइज बात करता हूं, मास की बात करता हूं, किसी कॉमन स्कूल की बात नहीं करता हूं, मैं खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं मोस्टली, और प्राइवेट स्कूल की भी बात करता हूं, क्योंकि मेरा भी व्यवसाय जो है मैं भी शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ हूं, इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। इसीलिए मेरा यह मानना है जब तक हम बच्चों को मान लीजिए साइंस पढ़ाते हैं, उसको हम एक्टिविटी नहीं करवाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, किसी भी चीज को उसको करके नहीं दिखाते हैं, तब तक बच्चों के दिमाग में वो सही तरीके से बैठ नहीं पाएगा। अगर बच्चे को हम किसी भी प्रैक्टिकल को करके दिखाते हैं तो उनके दिमाग में एक नया चीज जाएगा और वो क्या कहेगा, वो इंटरेस्ट लेगा इस चीजों के बारे में, उनकी रुचि बढ़ेगी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जानने की। तो ये व्यवस्था तो हमारे ग्रामीण इलाका में है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो गांव के नागरिकों को इस और ध्यान देना चाहिए, और इस पे वो जो भी, तो शिक्षा में अगर प्रयोग की विधि हो जाए, प्रैक्टिकल की व्यवस्था हो जाए, अगर हम किसी भी चीज को प्रयोग के माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं, बताते हैं या सिखाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, जल्दी वो कैचअप करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप किसी भी मूवी को देखते हैं तो क्या उसे जल्दी भूल पाते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि आपके ब्रेन में क्या हो जाता है, पूरा वो एनालाइज हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई भी, मान लीजिए हम साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर उसको हम प्रयोग के माध्यम से बताते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से बताते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ज्यादा और सही तरीके से वो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो कभी जल्दी भूलते नहीं है, उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गांव में अगर शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर बनाना हो तो जितने भी हाई स्कूल है कम से कम उनमें प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है। यहां तो सभी प्राइवेट स्कूल में भी प्रयोगशाला नहीं है। प्रयोग के नाम पे कभी काल एक दो प्रैक्टिकल करवा दिए जाते हैं। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से हमारा जो है फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य उजाला नहीं हो सकता है। इसीलिए ग्रामीण परिवेश में जितने भी नागरिक हैं या अभिभावक हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा जो वो इस चीज पे जरूर ध्यान दें, जिनसे उनके बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो पाए। अगर प्रयोग की व्यवस्था सरकारी स्कूल में, हाई स्कूलों में हो जाए तो बच्चे
बहुत तेजी के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे और टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे समाज में सब्जेक्टों को, विषयों को ऐसे थियोरिटिकल पढ़ा दिया जाता है, साइंस को भी कोई प्रयोग की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चे दिन ब दिन, डे बाय डे उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन इसका यही है। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है आज के डेट में। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है। तो मैं कहना चाहूंगा ग्रामीण परिवेश में भी धीरे धीरे सरकार को चाहिए जो वो क्या करें, इंग्लिश की शिक्षा, इंग्लिश में शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करें। मीडियम जो धीरे धीरे इंग्लिश करने का प्रयास करें, जिनसे कि ग्रामीण इलाका में जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला न दिलवाएं। सरकारी स्कूल में ही इंग्लिश की इतनी तगड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश को बताया सिखाया जाना चाहिए, जिनसे वहां के नागरिकों को, वहां के अभिभावकों को ऐसा महसूस न होने पाए जो हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं आता है। तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है। इंग्लिश बहुत ही अजूबा सब्जेक्ट नहीं है, जिस तरह से हिंदी है उस तरह से इंग्लिश भी है। एक्चुअली है क्या, हमारा परिवेश हिंदी वाला है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, इसीलिए इंग्लिश हमें बहुत ही हार्ड या कठोर महसूस होता है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगता है। हालांकि अगर हिंदी जिसका अच्छा है उसका इंग्लिश भी अच्छा हो सकता है। ये तो आपके विल पावर पे डिपेंड करता है, आपको सीखने की इच्छा कितनी तीव्र है या नहीं है। दोस्तों, तो आज मैं इन सभी चीजों पे आपके सामने चर्चा किया। जो स्कूल की संख्या बहुत ज्यादा है, सरकार का आवंटन भी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जिससे हमारा समाज विकास की ओर अग्रसर हो, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअली जो शिक्षा का जो स्तर है उसको थोड़ा ऊपर उठाना होगा। उसमें नागरिकों की भी जिम्मेदारी और सरकार की भी जिम्मेदारी है, दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और तीसरा चीज, शिक्षा का व्यवस्था को और ऊपर करने के लिए, उसमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, खास करके हाई स्कूल में। अगर हम प्रयोग को शामिल कर लेते हैं पढ़ाई में तो शिक्षा बहुत बेहतरीन हो जाएगी, स्तर शिक्षा का बहुत ही ऊपर हो जाएगा और बच्चे बहुत ही रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज आपको मालूम होगा चाइना इतना तेजी के साथ क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है और हमारे यहाँ अभी भी घिसा पिटा शिक्षा व्यवस्था है, थियोरिटिकल शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो शिक्षा का स्तर जहां पे टेक्निकल होगा वहां पे इन्वेंशन ज्यादा होगा, जहां पे टेक्निकल एजुकेशन होगा वहां पे इन्वेंशन होगा, वहां पर इन्वेंटर्स पैदा होंगे, और जहां थियोरिटिकल शिक्षा होगा वहां पर इन्वेंटर की संख्या कम होगी। इसीलिए, और जहां इन्वेंटर की संख्या कम होगी वहां पर रोजगार के भी अवसर कम होंगे। इसीलिए अगर रोजगार को बढ़ाना है तो तकनीकी शिक्षा पर जोर देना होगा सरकार को, और वो शिक्षा शहरों में नहीं, वो शिक्षा गांवों में देना पड़ेगा, क्योंकि गांव में भी 68% जो है आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जब तक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल का विकास नहीं हो पाएगा तो छोटे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कम पीपल का विकास करके हम पूरा देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा और नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा जो खास करके वो इन चीजों पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, नमस्कार, सत श्री अकाल।